आज का जो पहला प्रश्न है कह रहा है व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ पीपीपी मॉडल ऑफ टीचिंग। मतलब जो पीपीपी मॉडल ऑफ टीचिंग है, तो यहाँ पर जो पी है इनको बताना है कि पी का मतलब क्या होता है। इसमें जो पी है, पी मतलब प्रेजेंट, फिर सेकेंड पी का मतलब प्रैक्टिस और थर्ड पी का मतलब आपका प्रोड्यूस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टीचर क्या करता है, सबसे पहले टीचर आपको प्रेजेंट करता है। फर्स्ट द टीचर फर्स्ट प्रेजेंट द टॉपिक, मतलब यहाँ पर टीचर प्रेजेंट करेगा, फिर क्या करेगा, स्टूडेंट्स प्रैक्टिस, मतलब स्टूडेंट प्रैक्टिस करेंगे, देन प्रोड्यूस रिजल्ट्स। तो कौन सा आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसमें समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बस थोड़ा सा आप समझते जाइए। यहाँ पर दे रखा है अ टीचर ऑफ क्लास 8 डिस्कस्ड डिटर्मिनर्स इन हर क्लासरूम। जो टीचर है, टीचर एक शिक्षिका है कक्षा 8 में, वो डिस्कस कर रही है किस पर, डिटर्मिनर्स के शब्द पर। अब इसमें दे रखा है इन हर क्लासरूम थ्रू अ शॉर्ट टेक्स्ट इन विच डिटर्मिनर्स ऑकर मेनी टाइम्स। मतलब ये डिटर्मिनर्स जो शब्द है ये कई बार आ रहा है। एंड लर्नर्स वर मेड टू नोटिस, और शिक्षार्थियों से क्या कर रही है, नोटिस करने के लिए, देम इन यूज, them in use. This was followed by learners using the same in their own language for particular purposes. Teacher then brought to the notice of the learners the uses of determinants in context. What strategy did the teacher employ in her classroom? मतलब कि यहाँ पे जो शिक्षिका है वो जो डिटर्मिनर शब्द आ रहा है, डिटर्मिनर शब्द पे बार बार क्या कर रही है, उसको डिस्कस कर रही है। अब ये डिटर्मिनर्स कई बार आए हुए हैं, इनको छात्रों को कह रही है कि नोटिस करिए। अब छात्र इसको नोटिस करते हैं, इसके बाद छात्रों से कहती है कि इनको अपने भाषा में आप इनका उपयोग करिए। अब इस फिर शिक्षिका ने उसके संदर्भ के बारे में, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है ना, तो संदर्भ के बारे में कही, ध्यान आकर्षित की। अब यहाँ पे कह रही है कि यह रणनीति शिक्षिका की किसके अंतर्गत है, यही आपको इसमें दिया हुआ है कि डिटर्मिनर्स की जो बार बार यहाँ पे देखिए एक डिटर्मिनर्स आया, ऐसे कई बार आए हुए हैं डिटर्मिनर, उसको एक जगह उसने नोटिस करने के लिए कहा छात्रों को। फिर क्या, छात्रों को इस पर कहा कि नोटिस करो और अपनी भाषा में इनका उपयोग करो। ठीक है, प्रश्न आप समझ गए। अब देखिए कौन सी रणनीति है, तो ये रणनीति जो है कहलाती है कॉन्शियसनेस रेजिंग, मतलब चेतना को बढ़ाना। कौन सा ऑप्शन, चलिए देखते हैं। आपका पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है स्ट्रक्चर्ड रीडिंग टीचिंग, मतलब संरचनात्मक शिक्षण। तो ये क्या संरचनात्मक नहीं, ये किसके अंतर्गत आएगा, कॉन्शियसनेस रेजिंग, चेतना बढ़ाना। आपका कौन सा, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आया। यहाँ क्यों ये कॉन्शियसनेस रेजिंग के अंतर्गत है, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षिका है ना, वो सीधे नियम नहीं सिखा रही है, वो पैटर्न को पहचानने के लिए कर रही है। मतलब जो टीचर है, टीचर क्या कर रहा है, वो नोटिस करने के लिए बार बार कहा, तो वो किसके लिए, वो पैटर्न को सिखाने के लिए कि आप समझिए, उसके प्रति अवेयर बनिए, तो उसकी बात कर रहा है, इसलिए आपका कॉन्शियसनेस रेजिंग हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अ टीचर फाउंड सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इजी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट ऑन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स। यहाँ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। शी डिसाइडेड टू पिक स्टूडेंट हु फाइंड इट डिफिकल्ट ऑन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स। She took separate session for them to support them read and understand such text. What is she trying to do here? मतलब जो यहाँ पर शिक्षिका है, शिक्षिका ने पाया कि जो कुछ छात्र हैं वो वैज्ञानिक उदाहरण साइंटिफिक कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को समझकर पढ़ने में उन्हें क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है। क्या हो रही है, कठिनाई। अब ऐसे जो हैं उनके लिए क्या कर रही हो, वो स्पेशल सेशन बुलाना चाह रही है। अब शिक्षिका का यह कार्य क्या करने की कोशिश कर रही है, तो ये आपको हमने कई बार बता दिया है कि पहले उसने
डायग्नोस्टिक टेस्ट किया हुआ है, उसके बाद क्या करेगी, रिमेडियल टीचिंग करेगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग करेगी क्योंकि पहले उसने समस्या को पकड़ लिया कि बच्चे हमारे वैज्ञानिक अवधारणाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। उसके बाद उसने क्या किया, उन बच्चों के लिए स्पेशल सेशन की तैयारी कर दी, उसके अंतर्गत उसने बता दिया। रिमेडियल टीचर आपको हमने बताया हुआ है, ये क्या करता है, गिविंग एक्स्ट्रा सपोर्ट, गिविंग एक्स्ट्रा सपोर्ट। तो ये आपका है किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। इससे होता है जो बच्चे होते हैं वो अपने जो गैप है बच्चों में वो पा जाते हैं। तो कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है अ टीचर, थोड़ा बड़ा है, समझिएगा बस आप प्रश्नों के कंडीशन को समझिए कि प्रश्न कैसे आते हैं। अब यहां पे दे रखा है अ टीचर वांटेड हर स्टूडेंट, अ टीचर वांटेड हर स्टूडेंट टू लर्न वोकैबुलरी इफेक्टिवली, which of the following ways should she adopt to teach vocabulary in her classroom। मतलब यहाँ पर एक शिक्षिका के लिए जो छात्र है, छात्र के लिए वोकैबुलरी को क्या कर रही है, प्रभावी ढंग से सीखे। उसने कक्षा में इसके लिए शब्दावली सिखाने के लिए, वोकैबुलरी सिखाने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, इसके बारे में इसमें बात करा जा रहा है। तो वोकैबुलरी के लिए आप कौन सा तरीका समझाएंगे। अब इसमें ऑप्शन चलिए देखते हैं। अब इसको ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। अब इसमें पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है राइट ऑल द न्यू वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड राइट देयर मीनिंग्स इन द लैंग्वेज ऑफ टीचिंग। मतलब आप ब्लैक बोर्ड पे न्यू वर्ड लिखें तो ये तरीका आपको सही लग रहा है, और अर्थ शिक्षण की भाषा में लिखें तो ये तरीका आपका गलत है। नेक्स्ट आपका कह रहा है आस्क हर लर्नर्स टू अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स इन a lesson and find their meanings in their language। मतलब उन्हें क्या करें, कठिन शब्दों को रेखांकित करें। तो ये भी आपका डिफिकल्ट वर्ड भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन आपका गलत ही है क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड लिखा हुआ है। अब थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, आस्क देम टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स इन द डिक्शनरी। अब यहाँ डिक्शनरी से वर्ड्स जो है हम लोग कैसे खोजने के लिए कहें उन्हें, तो ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, आस्क देम टू ग्रुप द वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज एंड यूज देम इन रियल लाइफ पर्पसेस। वेरी गुड, यहाँ देखिए कि उन्हें ऐसे शब्द दें जो अपने दैनिक रियल लाइफ पर्पसेस, मतलब रियल लाइफ से जोड़ सकें। इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब शब्दकोश को बढ़ाने का सबसे अच्छा क्या है, जो वोकैबुलरी होती है मोस्ट इफेक्टिव होती है व्हेन वर्ड्स आर ग्रुप्ड बाय मीनिंग एंड यूज्ड इन रियल लाइफ। कौन सा, फोर्थ ऑप्शन ही आपका सही होगा। तो आप फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अ रीडर, यहाँ पे कह रहा है अ रीडर गेट्स द हिंट्स बेस्ड ऑन साउंड सिंबल correspondence to decode the and the comprehend the text। what is this known as। मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर कह रहा है कि जब पाठक ध्वनि प्रतीक मतलब साउंड सिंबल कॉरेस्पॉन्डेंस के आधार पर संकेत लेता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आपको हमने इसको बताया हुआ है, ये प्रश्न इसको तो आप लोग कर ही लेंगे। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर दे रखा है क्या, पहले दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, ग्राफिक क्यूज। ग्राफिक क्यूज होता है, ग्राफिक क्यूज नहीं होता है, ग्राफोनिक क्यूज कहलाता है। कौन सा, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें आपका ग्राफोनिक क्यूज कहते हैं जब आप क्या करते हैं, सिंबल्स और साउंड इसमें जो तालमेल शब्दों को पढ़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफोनिक क्यूज। मतलब यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन साउंड्स एंड फोनिक्स, साउंड एंड सिंबल्स, फोनिक्स और लेटर्स। ठीक है, तो उसे हम लोग ग्राफोनिक कहते हैं। अब आपको यहाँ फोनिक से ही पकड़ना है क्योंकि साउंड को हम लोग फोनिक कहते हैं, तो यहीं से आपको पकड़ लेना है। कौन सा, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज नोन एज। मतलब इंडिया की जो लैंग्वेज है, इंडियाज लैंग्वेज, उसके बारे में है कि इंडिया की जो लैंग्वेज है उसको किस रूप में जाना जाता है। शिक्षा में भाषा नीति को किस रूप में हम लोग जानते हैं। ऑप्शन क्या दे रखा है,
ऑप्शन दे रखा है आपका नेशनल लैंग्वेज फार्मूला, इसके नाम से जानते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन थ्री लैंग्वेज फार्मूला। थर्ड ऑप्शन क्या कर रहा है, लैंग्वेज इन एजुकेशन। और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या दे रखा है, ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी। अब आप बताइए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो पता ही होगा थ्री लैंग्वेज फार्मूला के नाम से जाना जाता है। ये इसमें तीन भाषाएं सिखानी जाती हैं, वो कौन सी हैं, मातृभाषा होती है आपकी जो बाहरी वातावरण से मिलती है, फिर स्कूली शिक्षा से अंग्रेजी, और एक अन्य भारतीय भाषा हो सकती है। कौन सा, थ्री लैंग्वेज फार्मूला के अंतर्गत आता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द फॉलोइंग एक्टिविटी नोन एज इन वोकेबुलरी लर्निंग। मतलब जो वोकेबुलरी लर्निंग है इसके बारे में हम लोगों को बताना है। फाइंड वर्ड विच कैन डिफेंड द वर्ड रेन इज हेवी रेन। मतलब एग्जांपल स्वरूप में उसने हेवी रेन के बारे में कह दिया है। अब इसका जो आपका ऑप्शन समझना समझिए, ये शब्दावली सीखने के लिए, वोकेबुलरी सीखने के लिए गतिविधि क्या करते हैं इसी को बताना है। उसने एग्जाम्पल दे दिया कि ऐसे शब्द खोजें जैसे रैन के मित्र बन सके, कहाँ, हैवी रैन, इसी प्रकार का। तो आपका इसका ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है कलोकेशन, कलोकेशन, और दूसरा फ्रेज, तीसरा वर्ड ग्रुप्स, और चौथा वर्ड वेब। हम लोग क्या कहते हैं ऐसे को, इसको कहते हैं कलोकेशन। क्या कहते हैं, कलोकेशन। कलोकेशन क्या होता है, जैसे जो कुछ शब्द होते हैं हमेशा जोड़ी में जो इस्तेमाल होते हैं पेयर्स में, उन्हीं को हम लोग कहते हैं कलोकेशन। जैसे हैवी रेन, इस देखिए जोड़ी में हुआ ना, हैवी और रेन। फास्ट फूड, ये क्या हुआ, फास्ट फूड आपका क्या हुआ, ये भी हुआ आपका कलोकेशन ही हुआ। ठीक, हैवी रेन हो गया, फास्ट फूड हो गया, तो ये आपका एग्जांपल है। कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको समझिए। अ टीचर आस्क हर लर्नर्स टू ज्वाइन sentences to make a short paragraph, inserting supplied connectors and coherence marks like, अब यहाँ पे दे रखा है but, and, however, because, although, etc. What is this approach to writing known as? मतलब यहाँ पर है कि जो टीचर है कनेक्टर्स का उपयोग करके पैराग्राफ बनाने के दृष्टिकोण के लिए हम लोग क्या कहते हैं, मतलब टीचर कह रहा है, शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों से क्या कह रहा है कि जो पैराग्राफ है उस कनेक्टर्स का उपयोग करके हम लोग पैराग्राफ बनाने के दृष्टिकोण को क्या कहते हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन दे रखा है, इसमें दे रखा है कंट्रोल कंपोजिशन, तो कंट्रोल कंपोजिशन। सेकेंड ऑप्शन आपका क्या, कंट्रोल कंपोजिशन नहीं होगा। इसमें देखिए सेकेंड ऑप्शन क्या कर रहा है, कंट्रोल्ड टू फ्री राइटिंग अप्रोच, इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल टू फ्री राइटिंग अप्रोच। ये होता है कि फर्स्ट टीचर प्रोवाइड्स कनेक्टर्स, वो क्या करता है कि पहले टीचर प्रोवाइड कर देता है कनेक्टर्स को, एंड स्टूडेंट क्या करते हैं, राइट, स्टूडेंट लिखते हैं, मतलब शिक्षक कुछ शब्द या नियम बना देता है और उसको टीचर लिख देते हैं। ठीक है, तो कौन सा, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो थर्ड ऑप्शन क्या देख रखा है, फ्री राइटिंग अप्रोच, इसको हम लोग फ्री राइटिंग अप्रोच नहीं होगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच भी नहीं होगा। कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में बताया ही अच्छे से, कंट्रोल्ड ही होगा। कौन सा, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, एन असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ 6 months ऑफ वन टर्म इज। अब ये हमने आपको बताया हुआ है, ये प्रश्न ही बताया हुआ, किससे रिलेटेड है, समेटिव असेसमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या कह रहा है, इस आप बताइए, समेटिव असेसमेंट 6 month वन ऑफ टर्म, तो कौन सा हो जाएगा आपका समेटिव असेसमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है, क्योंकि समेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो आपका 6 महीने के सत्र में या अंत में ली जाती है। 6 महीने के सत्र में एक बार जो मूल्यांकन होता है उसी को हम लोग समेटिव असेसमेंट के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। ठीक, कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ टीचर आस्क हर लर्नर्स, अ टीचर आस्क हर लर्नर्स of class it to read a novel by an Indian author, ask them to write an essay giving their views on the novel. अब what is this known as a reading। अब यहाँ पर टीचर आस्क
लर्नर्स क्लास 8 वो रीड नोवेल, इंडियन ऑथर की नोवेल दे दिया है और वही ऐसे गिविंग दे दिया है लिखने के लिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हमने आपको बताया है, किसमें आता है आपका आपका इसका उत्तर क्या होगा? पहला जो ऑप्शन दे रखा है इंटेंसिव रीडिंग, तो इंटेंसिव रीडिंग के अंतर्गत नहीं आता है, ये एक्सटेंसिव रीडिंग के अंतर्गत आता है। क्योंकि हम क्या करेंगे, नॉवेल किसके लिए पढ़ते हैं? आनंद के लिए, पूरी कहानी समझने के लिए नॉवेल उपन्यास को हम लोग पढ़ते हैं। इसको एक्सटेंसिव रीडिंग कहा जाता है। मतलब रीडिंग लॉन्ग टेक्स्ट लाइक नॉवेल्स और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, ठीक। तो उसको हम लोग किसके अंदर, प्लेजर या स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, कौन सा आपका एक्सटेंसिव रीडिंग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, a teacher selected a text from a newspaper and dropped every fifth word and asked her learners to supply the missing words. What is a text known as? देखिए ऐसे ही हम लोग प्रश्न को कराए हैं। वहां पे क्या कर रहे थे, सेवेंथ वर्ड को मिसिंग कर रहे थे। मतलब कंटिन्यू हम लोग सेवेंथ वर्ड जो था उसको मिस कर दे रहे थे। इसको हम लोग किसके अंतर्गत लाते थे, क्लॉज टेस्ट के अंतर्गत। मतलब जब आप पैराग्राफ से हर पांचवा शब्द, यहाँ पे जैसे यहाँ पे पैराग्राफ से हर पांचवा शब्द को हटा रहा है, फिफ्थ वर्ड मिसिंग, ऐसे ही हमने कल प्रश्न आपको कराया था, उसमें रिमूव्ड सेवेंथ वर्ड का था। तो सेम वही कंडीशन यहाँ भी है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, अ क्लोज टेस्ट। आपका कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। क्लोज टेस्ट क्या होता है कि सर्टेन वर्ड्स जो होते हैं आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैराग्राफ या स्टूडेंट मस्ट फिल टू बी देम बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। मतलब अगर कंटिन्यू लगातार हम लोग पैराग्राफ से कोई भी शब्द उठा के हटा रहे हैं, तो इस शब्द को जो हटा रहे हैं इसी को उसमें भरना होता है। जैसे पांचवा, यहाँ पांचवें की बात कर रहा है, तो पांचवा ही आपको भरना होता है। तो क्या हो जाएगा, क्लोज टेस्ट। ऐसे हमने प्रश्न करा रखा है, कल भी कराया था। कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, मल्टीलिंगुअलिज्म एज स्ट्रेटेजी इज। इस प्रश्न को आप लोगों को खुद कमेंट करना है, क्योंकि इसको हमने कई बार बताया। जब कई बार अब जो प्रश्न आएगा उसका कमेंट आप लोग खुद उत्तर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। इसका उत्तर आप कमेंट में देंगे, क्योंकि मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब बहुभाषावाद के बारे में हम लोगों ने कई प्रश्न को हल कर लिया है। थोड़ा सा पढ़ेंगे ऑप्शन, आप उत्तर लगा ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज। अब डिनोटेटिव क्या है, डिनोटेटिव का अर्थ क्या है, यही पूछ रहा है। अब आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज का जो पहला ऑप्शन है, इसमें कह रहा है फैक्चुअल मीनिंग और बेसिक मीनिंग, फैक्चुअल मीनिंग और बेसिक मीनिंग। सेकंड ऑप्शन, और यही आपका सही उत्तर भी है, फैक्चुअल मीनिंग और बेसिक मीनिंग। सेकंड ऑप्शन इसमें दे रखा है मच मोर देन व्हाट अ वर्ड एक्चुअली मीन्स, बट ये नहीं सही है। सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि किसी शब्द का, आप देखिए यहाँ पे जो डिनोटेटिव मीनिंग्स है, इज द लिटरल डिक्शनरी डेफिनेशन अ वर्ड विदाउट एनी इमोशन। हिडन मीनिंग होती है, एक तरीके से इसको हम लोग हिडन मीनिंग कहते हैं। उसी को आपको जो डिक्शनरी में दिया हुआ सीधा शब्द हो वही डिनोटेटिव मीनिंग है। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, फैक्चुअल मीनिंग और बेसिक मीनिंग, फर्स्ट ही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, वी एक्वायर डैश language by understanding input that is a little beyond our current acquired competence। अब यहाँ पर what is this pedagogical concept known is, मतलब जो यह pedagogical concept है, जब हम भाषा इनपुट को समझकर सीखते हैं तो उसके जो हमारा वर्तमान थोड़ा लेवल, करंट लेवल है, उस करंट लेवल से थोड़ा ऊपर होता है, इसको हम लोग किस अवधारणा में क्या कहते हैं। हमने आपको बताया था क्या, कंप्रीहेंशन इनपुट, उसी का जस्ट अपोजिट है क्या, इसमें क्या होगा, कंप्रीहेंशन नहीं, इसमें देखिए इनपुट हाइपोथेसिस। कौन सा, थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। कौन सा, थर्ड ऑप्शन है इनपुट हाइपोथेसिस। तो यही आपका इनपुट हाइपोथेसिस सही हो जाएगा। ये क्या है, स्टीफन क्रेसन ने आपको बताया था कि जब
स्टीफन क्रेसन ने क्या कहा था? इट सेज वी लर्न लैंग्वेज बेटर व्हेन द इनपुट इज स्लाइटली अबव आवर करंट लेवल। कौन सा? आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके अनुसार? स्टीफन क्रेसन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू इंग्लिश बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका मतलब क्या होगा? भारतीय संविधान द्वारा जो अंग्रेजी को क्या दर्जा दिया गया है। अब इसको तो आप लोग कर ही ले जाएंगे, फिर भी हम बताते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इसको हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज करते हैं, या एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन सा? सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको हम लोग एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू, अगर हम माने तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन सा? आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी आपकी क्या है? ऑफिशियल में, एंड जो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है कौन सी? इंग्लिश। तो साथियों, ये प्रश्न जो थे आपके परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। एक प्रश्न हमने आपको दे रखा है, पूरे प्रश्न का विश्लेषण करिए और उत्तर को कमेंट में, स्कोर अपना कमेंट में जरूर बताया करिए, क्योंकि ये जो कमेंट आप लोग करते हैं इससे हम लोग आपकी कमियां पकड़ते हैं कि आपका कहाँ स्ट्रांग है। कुछ हमारे मित्र जो है, आप पैसेज के लिए परेशान हैं तो परेशान ना होइए, सारे वीडियो हम ट्रिक के माध्यम से पैसेज को आपको बता देंगे। पैसेज का एक भी नंबर गलत हो ही नहीं सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर यूपी टेट के लिए अगर कोई तैयारी कर रहे हैं भाई बहन, तो वो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, ज्वाइन करें। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।